हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है सोशल चेंजेस इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए, इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। और दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर के एक भ्रांति पैदा किया था कि हिंदुस्तान का समाज एस्थेटिक मतलब अस्थायी रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए पिछले 3000 वर्ष में। और चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि जब हर चीज़ बदलता है, कोई भी चीज़ अक्षुण्ण नहीं रहता है, तो हिंदुस्तान के जो विलेज कम्युनिटी हैं वो हमेशा शाश्वत रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान के समाज में, खास करके प्राचीन भारत में, क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, इस सभ्यता का उदय हुआ, जिसको ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं। और इसका जो मैच्योर फेज था वो 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में, और 1700 बीसी के बाद इसका पतन हो गया। लेकिन यह एक अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब शहरी सिविलाइजेशन था। यहां पर जबरदस्त ढंग से टाउन प्लानिंग की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम जबरदस्त ढंग से बनाया गया था, दुर्ग बनाए गए थे अभिजात वर्गों को रहने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम लोग उनके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए, हम डिसाइफर नहीं कर पाए। इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि उस समय का सामाजिक संरचना क्या था। लेकिन जो एक्सकैवेशन, जो खुदाई हुई है, और जो इंडस वैली के हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या अन्य जो विभिन्न साइट हैं, वहां पर जो खुदाई के पश्चात यह पाया गया कि अभिजात वर्ग किले के अंदर में बने हुए मकान में रहते थे, और बीच का जो हिस्सा होता था उसमें मिडिल क्लास के लोग, माने ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या बड़े व्यापारी लोग रहते थे। और उससे नीचे माने लोअर टाउन में अधिकांश मजदूर रहते थे, जो 1 या 2 कमरे वाले मकान में उनका रहना होता था। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है। जैसे कि हम लोग बेबीलोन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े मंदिर, जिसको कि जुगरनॉट भी कहते हैं, वहाँ मिलता है। और इसीलिए इतिहासकारों ने बताया कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कंटेम्प्रोरी या समकालीन है, वहाँ पर पृष्ठ के द्वारा शासन किया जाता था। पृष्ठ मतलब पुरोहित। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह का कोई टेम्पल या मंदिर या कोई बहुत बड़ा पूजा स्थल नहीं मिला है। सिर्फ बाथिंग घाट्स मिले हैं, जहाँ पर कि लोग स्नान करने के लिए जाते थे। तो इतिहासकारों का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मर्चेंट क्लास, माने व्यापारियों के द्वारा शासन किया जाता था, क्योंकि उस समय बेबीलोनिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का वाणिज्य और व्यापार होता था, और बहुत सारे सील्स वहां पाए भी गए हैं। लेकिन 1700 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्त होने के बाद में हिंदुस्तान में 1000 वर्ष तक शहरों का उदय नहीं हुआ। शहरों का उदय कब हुआ? 600 बीसी के आसपास, खास करके आज के जो यूपी है और आज का जो बिहार है, उन इलाकों में। दोस्तों, इसके बाद में ऋग्वैदिक फेज शुरू होता है, जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय है, और इसी पीरियड में ऋग्वेद की रचना की गई थी। आखिर ऋग्वैदिक लोगों की सामाजिक संरचना क्या थी? तो ऋग्वैदिक लोग का जो सामाजिक संरचना था वो किनशिप पर आधारित था। मतलब एक ही डिसेंट के लोग एक ही जगह रहते थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। एक छत के नीचे कम से कम 30-40 लोग रहते थे। ये लोग घुमंतु थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि जब जीविकोपार्जन का साधन एक जगह खत्म हो जाता था तो वह दूसरे जगह मूव कर जाते थे। किसी भी जगह ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि ऋग्वैदिक पीपुल को उस समय तक टेरिटरी, माने क्षेत्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मतलब एक जगह सेटल नहीं होते थे। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो पुरुषों से कंधे मिला के चल सकते थे। वो सभा और समिति, जो ऋग्वेद के समय में बहुत पावरफुल पॉलिटिकल बॉडी था, उसमें वो हिस्सेदारी लेती थी। बहुत सारे ऋग्वैदिक ऋचाओं का उन्होंने रचना किया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब विवाह की पद्धति पूर्णतः विकसित हो चुका था। लेकिन विडो रीमैरिज ऋग्वैदिक पीरियड में किया जा सकता था। नियोग भी प्रचलन में था। नियोग का मतलब यह हुआ कि अगर कोई महिला विडो हो जाती है
मतलब विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है और उसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह पति के भाई मतलब देवर के साथ संबंध स्थापित कर बच्चा पैदा कर सकती थी और जिससे कि उत्तराधिकार उसे मिल सके और उसका बुढ़ापे का सहारा हो सके। दोस्तों धीरे धीरे समाज ऑक्यूपेशन माने पेशा के आधार पर 3 भागों में बटा। वॉरियर क्लास माने योद्धा, दूसरा पृष्ठ और तीसरा आम जनता। लेकिन ऑक्यूपेशन के आधार पर मतलब पेशा के आधार पर जो डिफरेंशिएशन जो अंतर है ऋग्वैदिक पीरियड में वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, वह इंटरचेंजेबल था। जैसे बहुत सारे ऋग्वैदिक ऋचा में यह बात आई है कि अगर पिता डॉक्टर है तो बेटा किसान है और पोता जो है वो बढ़ई का काम कर रहा है माने कारपेंटर है। तो पेशा जो है वो इंटरचेंजेबल था। महिलाएं घर के काम करती थी, स्लेव्स माने गुलाम को डोमेस्टिक कार्य के लिए लगाया जाता था, कोई प्रोडक्टिव वर्क के लिए या कृषि कार्य के लिए नहीं लगाया जाता था। दोस्तों इसके बाद का पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, जिसका समय शुरू होता है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। इस पीरियड के दौरान समाज 4 वर्ण में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम था समाज की सुरक्षा करना। वैश्य का काम था कृषि का काम करना, कैटल रियरिंग माने पशुपालन करना। और लेटर वैदिक पीरियड के अंतिम समय में उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स माने वाणिज्य और व्यवसाय भी अपनाना शुरू कर दिया। और शूद्र का काम था कि इन तीनों ऊपर के वर्ण का सेवा करना। दोस्तों ब्राह्मणों का जो मुख्य काम था वो सेक्रीफाइस माने यज्ञ करना, राजचौल मतलब क्रिया कर्म कांड को बढ़ावा देना, पूजा पाठ करना और अपने पैटर्न में राजा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना ताकि उनका राजा युद्ध में विजय हो जाए। हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में भी संघर्ष होते थे प्रिविलेज को लेकर के, वार बूटी को लेकर के। लेकिन जब उनका सामना वैश्य और शूद्रों से होता था तो ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाते थे और शूद्रों या वैश्यों के जो विरोध होता था, जो डिसोबीडियंस था या रिवोल्ट था, उसको वो कुचल देते थे। दोस्तों ऊपर के 3 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज कहलाते थे, मतलब ट्वाइस वर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें उपनयन संस्कार कराना होता था, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, जिसमें जनेऊ पहनना होता है, जिसको सेक्रेट थ्रेड अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन शूद्रों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसी तरह से महिलाओं को भी गायत्री मंत्र जाप करने से और उपनयन सेरेमनी से वंचित कर दिया गया। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड की तुलना में उनकी स्थिति कमजोर हो गई। अब वह सभा समिति में नहीं जा सकती थी। इस पीरियड में शूद्रों में केवल रथाकार मतलब चैरियट मेकर जो है उनका स्थिति या स्टेटस बहुत ऊंचा था। उसका कारण यह था कि उस जमाने में युद्ध रथ से किए जाते थे। जैसे आपने महाभारत के समय में कृष्ण को, अर्जुन को रथ पर सवार होकर के युद्ध करते हुए देखा होगा। तो इस पीरियड में रथ पर सवारी होकर के लोग युद्ध करते थे और चूंकि युद्ध सबसे बड़ा पेशा था, वार बूटी युद्ध में जो सामान जो लूटा जाता था ये आजीविका का सबसे बड़ा साधन था। तो इसीलिए जो रथ बनाने वाले जो लोग थे, हालांकि वो शूद्र के कैटेगरी में आते थे, लेकिन उनका स्थान बहुत ही ऊंचा था। दोस्तों इस पीरियड में गोत्र का विकास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डिसेंट के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। गोत्र एक्सोगमी इसको कहते हैं। मतलब अगर मेरा गोत्र काश्यप है तो मैं काश्यप गोत्र के लड़की से शादी नहीं कर सकता हूं। और आज भी हमारे देश में हिंदुओं में यह मान्य है। एक ही गोत्र में विवाह होने वाले को अमान्य किया गया है। यह हिंदू लॉ में भी है और हमारे कस्टम और ट्रेडिशन का भी हिस्सा है। लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज था वो बहुत ज्यादा प्रतिसत्तात्मक हो गया। पिता की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो अपने बेटे को अपने संपत्ति से बेदखल कर सकते थे। इस समय लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर मतलब ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़ा जो पुत्र है वही राज्य का सबसे पहले उत्तराधिकारी होगा। यह इसका मजबूत नियम इस पीरियड में बन गया। दोस्तों आश्रम की व्यवस्था जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ है हिंदू धर्म में, जो ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। खास करके संन्यास जो 4th स्टेज है वो पोस्ट वैदिक पीरियड में इसका डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कि 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच में व्यक्ति संन्यास का जीवन माने घर बार छोड़ करके जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों एज ऑफ बुद्धा
इसका पीरियड है 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक। और इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि समाज पूरी तरह से स्ट्रेटिफाइड हो गया, समाज का पूरी तरह से स्तरीकरण हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब ये इंटरचेंजेबल नहीं रह गए और आपस में ये एक साथ खाना भी नहीं खा सकते थे, इंटर मैरिज मतलब शादी भी नहीं कर सकते थे। इस पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र ने अनेक प्रकार के नियम और कानून बनाए जो अभिजात वर्गों, खास करके ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए उन्हें विशेषाधिकार दिए गए। अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी शूद्र की हत्या की जाती थी तो उन्हें लाइट पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन यदि शूद्र के द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या की जाती थी तो उसे बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। तो कहने का आशय यह है कि जो कानून और नियम जो धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र के द्वारा बनाए गए वो पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित थे। दोस्तों, इस पीरियड में यह भी देखा गया कि ब्राह्मणों की सत्ता मजबूत होती गई और उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते गए, जिसके कारण से क्षत्रियों ने भी इसका विरोध किया। और चूंकि यज्ञों में बहुत सारे जानवरों की, पशुओं की बलि दी जाती थी और चूंकि गंगेटिक बेल्ट में अब कृषि कार्य धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, आयरन मतलब लोहे का उपयोग होने लगा था, कृषि जो है वो सरप्लस उत्पादन करने लगा था, अब वो कृषि सबसिस्टेंस आधारित नहीं रह गया था। तो ऐसी परिस्थिति में जो वैश्य वर्ग के लोग जो कृषि कार्य करते थे वह बहुत ही ताकतवर हो गए। उन्होंने राजा को टैक्स देना चालू किया। जो पहले पोस्ट वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड में राजा को स्वेच्छा से गिफ्ट देते थे जिसे बाली कहा जाता था, अब राजा के द्वारा टैक्स लगाया जाने लगा। हमारे हिंदुस्तान में, प्राचीन भारत में हमेशा 1/6 भाग टैक्स राजाओं के द्वारा लिया जाता रहा था। तो इस टैक्स के कारण से अब राजा ने मिलिट्री या सेना रखना शुरू किया और यही कारण था कि मगध में हिंदुस्तान का सबसे पहला एम्पायर माने साम्राज्य विकसित हुआ और दूसरे जो महाजनपद थे उन्हें मगध ने रौंद दिया, उन्हें बारी बारी से जीत लिया। तो हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यज्ञों में बलि दिए जाते थे पशुओं को, इससे बहुत ज्यादा वैश्यों को नाराजगी होती थी, वो विरोध करते थे। दूसरी बात यह है कि बदले हुए समय में वैश्यों की स्थिति ब्राह्मणों से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी आर्थिक रूप में खास करके, लेकिन बर्न डिवाइडेड सोसाइटी में उनका स्थान तीसरा था। तो इसीलिए जब महात्मा बुद्ध और महावीर जो दोनों क्षत्रिय क्लान से आते थे, जो एक ने जैनिज्म धर्म का विकास किया, दूसरे ने बुद्धिज्म धर्म का विकास किया, तो इसमें वैश्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया और बहुत तादाद में उन्हें दान दक्षिणा दिया ताकि ये दोनों धर्म विकसित हो सके और उनका सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ सके। और यही कारण था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तेजी से उत्तर भारत में विकसित हुआ और बाद में दक्षिण भारत में भी फैल गया। दोस्तों, जहां हिंदुस्तान में 16 महाजनपद का विकास हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वहीं पर बहुत सारे रिपब्लिक्स भी थे, गणराज्य, जैसे कि बिहार के उत्तरी हिस्से में जो वैशाली है वहां लिच्छवी गणराज्य था और साक्या गणराज्य जहां से महात्मा बुद्ध आते थे। तो उन गणराज्यों में ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं थी शासन या प्रशासन के मामले में। दोस्तों, इस पीरियड में पनिशमेंट मतलब दंड को बहुत ही ज्यादा हार्ड कर दिया गया। दंड का जो प्रकार था टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, मतलब कान के बदले में कान, आंख के बदले में आंख। और सबसे बड़ी बात थी कि इस पीरियड में बहुत सारे कानून नियम बनाए गए जिसमें कि धर्मशास्त्रों ने भेदभावपूर्ण कानून बनाया और अभिजात वर्ग खासकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बहुत सारे प्रिविलेजेस माने विशेषाधिकार दिए गए जिसको कि चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों, धर्मशास्त्रों ने एक नया सिद्धांत भी प्रतिपादित कर लिया और वो क्या था कि लॉर्ड ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, बाजुओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अब सबको मालूम है कि किसी भी वर्ण की उत्पत्ति बायोलॉजिकल होता है, किसी के मुख से नहीं होता है, लेकिन यह केवल इसीलिए थ्योरी बनाया गया ताकि प्योरिटी का सिद्धांत, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है प्योरिटी, पवित्रता। तो ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपीरियर घोषित करने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति होना बताया और इस तरह से
एक विभेदकारी या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव आधारित समाज की संरचना करने में योगदान दिया। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं मॉडर्न पीरियड, जो 300 बीसी से लेकर के 300 एडी का पीरियड है। और इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि कौटिल्य ने क्या लिखा है कि राजा को धर्म प्रवर्तक होना चाहिए, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो काम जिस वर्ण को सौंपा गया है वो ही काम वह वर्ण करेगा, किसी भी तरह का विचलन या डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राजा का यह कर्तव्य है कि उसको रोके। उसी तरह से जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ जो बताए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। और 4 जो गोल हैं लाइफ के उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे भी किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक बताया। इस पीरियड में ब्राह्मणों की सत्ता और ज्यादा मजबूत हो गई, लेकिन सम्राट अशोक के पीरियड में उनकी सत्ता हिलने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया। उन्होंने यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी जाती थी या पशु पक्षियों को मार के खाया जाता था, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो इससे ब्राह्मणों की आमदनी कम हो गई, उनके विशेषाधिकार भी कम हो गए। दूसरा, सम्राट अशोक ने राजुकास और धर्म महामात्रास की नियुक्ति की, और ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनका काम था शासन और प्रशासन करना व्यवहार समता और दंड समता के आधार पर। व्यवहार समता मतलब इक्वालिटी इन क्रिमिनल लॉ, और दंड समता मतलब इक्वालिटी इन सिविल लॉ। तो जब समता के आधार पर शासन प्रशासन राजुकास ने शुरू कर दिया, और धर्म महामात्रा का काम था धर्म को, जो सम्राट अशोक ने जो धर्म लागू किया था उसको रेगुलेट करना, उसको इन्फोर्स करना, तो इससे ब्राह्मण लोग चिढ़ गए। और इसी कारण से बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन हुआ, और जो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग, वह 184 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त का खुलेआम सभी के सार्वजनिक जगह पर मार डाला, और इस तरह से उन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया। उनके वंश के बाद में कर्ण वंश की स्थापना किया। ये जो शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग थे और कर्ण वंश के जो राजा थे वो दोनों ब्राह्मण थे। दक्षिण में खास करके डेक्कान में जो सतवाहनों का जो शासन मौर्य वंश के पतन के बाद शुरू हुआ, वहां भी ब्राह्मणों का शासन स्थापित हो गया, और सतवाहनों ने जोर शोर से अश्वमेध यज्ञ, राजनेय यज्ञ करना शुरू किया, और ब्राह्मणिकल धर्म का जोर शोर से प्रचार करना शुरू किया। तो इस तरह से उत्तर भारत में और डेक्कान में ब्राह्मणिकल धर्म का जोर शोर से बढ़ावा मिला। दोस्तों, मौर्यों के पतन के बाद में 200 ईस्वी ईसा पूर्व के बाद से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे विदेशी का आक्रमण हुआ, जैसे इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, सक्स, सांस और इंडो ससानियंस। लाखों के तादाद में ये हिंदुस्तान में घुसे। चूंकि इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं था, मतलब सिद्धांत नहीं था, कोई धर्म नहीं था, तो धीरे धीरे ये हिंदुस्तान के समाज में रच बस गए और इंडियनाइज हो गए, मतलब भारतीयकरण इनका हो गया। और चूंकि ये वॉरियर क्लास के रूप में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, इसलिए अधिकांश लोगों को क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। दोस्तों, सतवाहनों ने फ्री लैंड ग्रांट देना शुरू किया, और जिसके कारण से ब्राह्मणों की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। और इसका एक दुष्परिणाम भी हुआ कि सतवाहन राज्य में जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, वहां पर छोटे छोटे ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त क्षेत्र विकसित हो गए। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिए गए थे, वहां पर कोई पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें घुस नहीं सकते थे। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स का प्रादुर्भाव इन इलाकों में हो गया। दोस्तों, 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में दक्षिण भारत में संगम एज का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें कि 3 राज्य चोला, पांड्या और चेरा ये बहुत मजबूत किंगडम के रूप में उभरते हैं। चोला की राजधानी उरेयूर था, पांड्या का मदुरई और चेरा का मुजरिस में। इन तीनों राज्यों में
ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत थी। जो धनी किसान थे उनको लाल आ जाता था, और अधिकांश गवर्नमेंट जॉब में या मिलिट्री ऑफिसेज में इन्हीं की भर्ती होती थी। और ये तीनों राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और जिसके कारण से वार बूटी, मतलब जो युद्ध में जो लूटे गए सामान को बूटी कहा जाता है, वो जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन था। इसीलिए वॉरियर क्लास, मतलब योद्धा वर्ग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इन संगम एज के राज्यों में था। दोस्तों, संगम एज के तीनों राज्यों में सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा था। जहां पर कि बेलाल्स, जो रिच पिजांट हुआ करते थे, वो ईंट और मोर्टार के बने हुए बड़े बड़े घर में रहते थे। वहीं पर जो मजदूर लोग या किसान, जो छोटे किसान थे, वह फूस के घर में रहा करते थे, और उनको जीविकोपार्जन करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि धन का संग्रहण ज्यादा से ज्यादा रिच किसान, जिसको बेलाल कहते थे, और पृष्ठ मतलब ब्राह्मण और जो प्रिंस है मतलब राजा, इनके पास ही ज्यादा से ज्यादा केंद्रित था। दोस्तों, गुप्ता पीरियड में जो 300 एडी से लेकर के 550 एडी का पीरियड है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में 350 एडी से लेकर के 750 एडी का पीरियड है, जिसमें कि चालुक्य वंश के राजाओं ने और पल्लव वंश के राजाओं ने राज किया। अब इन दोनों मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सामाजिक स्थिति क्या था? तो दोस्तों, गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो शासन था वो डिसेंट्रलाइज था। कुछ ही ऐसे इलाके थे, पाटलिपुत्र और उसके आसपास का इलाका, जहां पर कि केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत थी। लेकिन अधिकांश जो इलाका था वो फ्यूडरीज के द्वारा, मतलब जमींदारों के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता था, और साल में एक बार उनके द्वारा होमेज या ट्रिब्यूट राजा को दिया जाता था। तो इस पीरियड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या था? लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके सैलरी के बदले में दिया गया। इससे क्या हुआ? अब सवाल यह उठता है कि लैंड ग्रांट्स इतने तादाद में क्यों दिए गए? इसका कारण यह है कि बहुत सारे पुराण में कलयुग की बात कही गई है। और कलयुग क्या है कि जब विभिन्न वर्णों ने अपना जो ड्यूटी था, जो कर्तव्य था, वो ड्यूटी करना छोड़ दिया, और इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट होने लगा। मैंने एक इंटरमिक्सचर ऑफ वर्ण होने लगा। मैंने शूद्र ने वैश्य के साथ, वैश्य ने क्षत्रिय के साथ में शादी विवाह संबंध स्थापित करना शुरू किया। बहुत सारे जाति और उपजाति पैदा हो गए, और इस पीरियड में हुनों का बहुत जबरदस्त आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ, जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में आए। इससे जो सामाजिक जो संरचना था, उसका जो ताना बाना था, पूरी तरह से टूट गया। समाज में जो कंट्रोल था वो कमजोर पड़ गया। प्रतिलोम विवाह जो प्रतिबंधित था, जिसमें कि शूद्र ग्रूम मतलब दूल्हा ऊपर के 3 वर्ण मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य के लड़कियों के साथ अगर शादी करता था तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे, और यह प्राचीन भारत में पूर्णतः वर्जित था, लेकिन फिर भी शादी होती थी। और इससे जो बच्चे उत्पन्न होते थे उसको अनटचेबल्स की कोटि में, अछूत के कोटि में रखा जाता था, क्योंकि लोग उससे कोई संपर्क नहीं करते थे, और गांव के बाहर उसका एक घर बना देते थे। लाखों के तादाद में हुनों के आ जाने से बहुत सारी जातियां और उपजातियां बनी। बहुत सारे ट्राइबल जो जनजाति थे उसका भी ब्राह्मणाइजेशन किया गया, और वो भी ब्राह्मण समाज के हिस्सा हो गए। तो धीरे धीरे जो केंद्र की सत्ता थी वो कमजोर हो गई, और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में बहुत सारे जमींदारों की उत्पत्ति हो गई, और इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गया। और उसके बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का गठन हिंदुस्तान में हुआ। दोस्तों, दक्षिण भारत में जब चालुक्य और पल्लवाज का शासन था तो ये दूसरे से युद्ध हमेशा करते थे, और इसी लगातार युद्ध के कारण उन दोनों का खात्मा भी हो गया। लेकिन इनके जो पीरियड था 200-250 वर्षों का, इसमें उन्होंने ब्राह्मणिज्म को या ब्राह्मणों को बहुत जबरदस्त रूप से ब्रह्मदेव विलेज ग्रांट किया, और इन विलेजों में, इन ग्रामों में कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं जा सकता था, कोई सरकारी अधिकारी टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। इवन जो पुलिस प्रशासन काम था वो भी वहां के जमींदारों को दे दिया गया, ब्राह्मण जमींदारों को दे दिया गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन के कराधान के कारण से पिजांट्री पर, माने किसानों पर उसका जबरदस्त बोझ पड़ा, और इसी कारण से कालभरास जो किसान थे
लेकिन ट्राइबल थे, लेकिन किसानी करते थे। उन्होंने जबरदस्त रूप से विद्रोह किया और ये करीब विद्रोह 70, 75, 80 साल तक चला दक्षिण भारत में। इनका विद्रोह इतना ज़्यादा बड़ा था कि कोई एक राज्य मिलकर के उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए इन्होंने मतलब पल्लवास, चालुक्यास और पांड्यास, इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के फिर कालभराज के विद्रोह को दबाया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कालभराज का विद्रोह होगा तो धीरे धीरे जो सामाजिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव विलेजेस दिए गए थे, कालभराज ने उसे छीन लिया था। तो सामाजिक ताना बाना के टूटने से रोकने के लिए इन तीनों राज्यों ने संयुक्त कार्रवाई किया और कालभराज के विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अर्बन कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप हुआ था, वाणिज्य और व्यापार बहुत समुन्नत हुआ था, एक व्यापारी वर्ग के द्वारा उन इलाकों का शासन प्रशासन किया जाता था। ऋग्वैदिक पीरियड में समाज पूरी तरह से पेस्टोरल था, माने उस समय लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, पशुपालन करते थे। समाज पूरी तरह से वर्गीकृत नहीं हुआ था। ऑक्यूपेशन के पेशा के आधार पर समाज में विभाजन था, जो कि इंटरचेंजेबल था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में समाज पूरी तरह से 4 वर्गों में विभाजित हो गया। एज ऑफ बुद्धा मैंने 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के पीरियड में हम क्या देखते हैं कि समाज का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण पूरी तरह से मजबूत हो गया। अब ये 4 वर्ग एक दूसरे के बीच में शादी नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते थे। कानून और नियम पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित हो गया और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस में विशेषाधिकार दिए गए। सबसे ज्यादा जो टैक्सेशन का भार वो वैश्यों पर रखा गया। मौर्य काल में ब्राह्मणों की सत्ता को सम्राट अशोक ने चुनौती दिया और बाद में मौर्य वंश के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण था, जो मौर्य वंश का कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, उसने सरेआम हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश के पतन के बाद में हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्वेडर्स माने आक्रमणकारी आए, जैसे इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शक और कुषाण, और ये लोग हिंदुस्तान के समाज में रच बस गए और अधिकांश लोग क्षत्रिय वंश उन्हें स्थापित किया गया। समाज में बहुत सारे जातियां और उपजातियां पैदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स जो जनजाति थे उनका ब्राह्मणाइजेशन किया गया और उन्हें एक अलग जाति दिया गया। बहुत सारे जो पेशा के आधार पर लोग काम करते थे उनका भी एक उपजाति बन गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के आते आते हजारों जातियां हिंदुस्तान में बन गई। गुप्ता पीरियड में लैंडलॉर्डिज्म मतलब जमींदारी का विकास हुआ और इसका कारण यह था कि राजा यह चाहता था कि अगर ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिए जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिए जाएंगे, तो उससे समाज के संरचना को या उसके ताना बाना को तोड़ने से रोका जा सकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो धर्म था उस समय में उसको तोड़ रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में उत्तर में भी और दक्षिण भारत में भी जमींदारी या लैंडलॉर्डिज्म का विकास हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गया और उसके बाद में छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का जो संरचना है वो स्टैटिक नहीं रहा है, बल्कि वो बदलता गया है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपके पास में कोई कमेंट है या आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरूर मुझे अवगत कराएं। आप इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अंग्रेजी में ब्लॉग भी लिखता हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। जो YouTube पर डिस्क्रिप्टिव नोट्स है उसको भी आप खोलेंगे और लिंक को अगर आप जोड़ेंगे तो आप सीधे मेरे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और अंग्रेजी में भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।